हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने आसपास सभी लोगों का ख्याल रखिए। ओके, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिटेनिंग वॉल। ओके, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं रिटेनिंग वॉल होता क्या है। जैसा नाम से आपको क्लियर है कि ये एक वॉल है जो कुछ रिटेन कर रही है ना। अब ये रिटेन कुछ भी हो सकता है, ये आपका सॉइल हो सकता है, ठीक है, ये आपके कोई ग्रैनुलर मटेरियल हो सकता है ना, जैसे कंकड़ पत्थर होता है कहीं पर। मोस्टली कहाँ पर होता है ये आप सबको पता है, पहाड़ों में, है ना। जैसे ही कोई सॉइल इरोजन होता है, वहां से सॉइल गिर के आपके नीचे रोड में आ जाती है, तो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक वॉल बनाते हैं जो ये रिटेन करे, है ना। सॉइल हो सकता है, ग्रैनुलर मटेरियल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इसके खुद के वेट की वजह से होती है। जो सबसे खास बात है रिटेनिंग वॉल में, रिटेनिंग वॉल में सबसे खास बात ये है कि जो इसकी स्टेबिलिटी है ये इसके सेल्फ वेट की वजह से होती है। सेल्फ वेट की वजह से होती है, ठीक है। और जो भी पार्ट रिटेनिंग वॉल, सपोज में अगर आप एक एग्जांपल लेके आपका समझा दूं, सपोज ये आपकी रिटेनिंग वॉल है ना, और यहां पर ये सॉइल है जिसको ये रिटेन कर रही है, ठीक है। जो पार्ट या जो सॉइल या जो ग्रैनुलर मटेरियल्स आपकी रिटेनिंग वॉल रिटेन कर रही होती है उसे हम बोलते हैं बैकफिल। बैकफिल, ठीक है। जो भी सॉइल या ग्रैनुलर मटेरियल आपकी रिटेनिंग वॉल रिटेन कर रही होती है उसे हम बोलते हैं बैकफिल, ठीक है। अब बिकॉज ये मोस्टली आपका या तो सॉइल होता है या ग्रैनुलर मटेरियल होता है, मतलब अर्थ से रिलेटेड ही है, तो जो ये प्रेशर लगाते हैं यहाँ पर, जो आपका बैकफिल प्रेशर लगाता है रिटेनिंग वॉल पे, उसे हम कभी कभी बोल देते हैं अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर, ओके। ये तो बेसिक टर्म्स थे, बस समझ लो। अब बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है ना। थोड़े से कुछ नए टर्म्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे। अब यहां पर दो तरीके का अर्थ प्रेशर है ना। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, ओके। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। मैं एक अलग से फिगर बना देता हूं, इससे आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, सो सपोज ये आपकी रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, और यहां पर आपका सॉइल है, ठीक है। आपको एक्टिव और पैसिव में जब डायरेक्टली प्रेशर लगे, है ना, तो क्या होता है, जब डायरेक्टली कोई काम हो एक्टिव है, जब घुमा के कोई काम हो पैसिव है। आपको एक्टिव पैसिव का मतलब समझ पता है, बस यहां पर कैसे होता है ये देख लीजिए। यहां पर जो सॉइल है, अब ये सरफेस है वॉल की आपकी, सॉइल का, और ये कांटेक्ट यहां पर है, सॉइल का और रिटेनिंग वॉल का कांटेक्ट यहां पर है। सॉइल जब प्रेशर लगाएगी तो हो सकता है कि रिटेनिंग वॉल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। ये बहुत, मैं सिर्फ आपको बनाने के लिए दिखा रहा हूं, वैसे ये बहुत माइनर होता है, ऐसा नहीं है कि वॉल जो है आपकी हटके दूसरे पोजीशन पे आ जाएगी, पर सिर्फ समझाने के लिए मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर जो सॉइल है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ये वॉल जैसे ही आगे आएगी तो यहाँ पर जो कांटेक्ट में आपकी सॉइल थी वो इसके साथ आगे आएगी, तो जो पीछे वाली सॉइल है उसके साथ सॉइल का जो कांटेक्ट है वो छूटेगा, है ना। फिर से ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, यहां से प्रेशर लगा, अगर थोड़ा सा मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, जो कांटेक्ट में आपकी सॉइल है वो दूसरा सॉइल है, जो मेजर जो पूरा पार्ट है सॉइल का, उससे अलग हो जाएगा।
उससे अलग हो जाएगा तो नीचे आने का ट्राई करेगा, क्योंकि अब जो जिसने रोक रखा था उससे कांटेक्ट थोड़ा सा हट गया है। जैसे ही कांटेक्ट हट गया है तो क्या होगा, सॉइल नीचे गिरने का ट्राई करेगी। नीचे गिरने का ट्राई करेगी तो ये जो जैसे जैसे नीचे आएगी, जो सरफेस है इसका रेजिस्टेंस तो सॉइल को रोकेगा, है ना। मतलब ऑब्वियसली जो सॉइल है वो तो अपनी, वो कहते हैं ना न्यूटन का लॉ है कि स्टेबल पोजीशन पे ही रहना चाहिए। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगी यहां से शेयर रेजिस्टेंस लगेगा। जब भी दो लेयर्स के बीच में कोई प्रेशर या रेजिस्टेंस लगता है उसे हम बोलते हैं शेयर रेजिस्टेंस। शेयर वर्ड है, मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ, शायद आपने पता नहीं पहले सुना है कि नहीं सुना है। जब भी दो लेयर का, अगर मैं ये स्लाइड कर रहा हूँ, है ना, मतलब कि अगर सपोज ये बॉन्डेड है, ऊपर से लोड लगा रहा हूँ, ऊपर से लोड लगा रहा हूँ, तो ये दोनों स्लाइड नहीं होंगे। ये स्लाइड कब होंगे, जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, है ना, जब ये वाला फोर्स लगेगा तब ये स्लाइड होंगे। और स्लाइडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आता है या रेजिस्टेंस आता है उसे हम शियर स्ट्रेस या शियर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां पर शियर रेजिस्टेंस की वजह से सॉइल इस पर कुछ प्रेशर लगाएगी कि पकड़ लो वापस से, है ना, नीचे जाएगी। तो यहां से शियर रेजिस्टेंस की वजह से सॉइल वॉल पर कुछ प्रेशर लगाएगी। तो जब सॉइल वॉल पर प्रेशर लगा रही होती है डायरेक्टली, उसे हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। दोनों केस में सॉइल ही लगाएगी, बट यहां से सॉइल ने पुश किया, सॉइल ने पुश किया जिसकी वजह से वॉल थोड़ा सा मूव कर गई। वॉल की मूव करने की वजह से जो सॉइल के लेयर्स है, मैं एक बार ट्राई करता हूं, मैं लेयर्स बना के दिखा देता हूं आपको, शायद आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटा समझ में आए। ओके, सपोज मैं ऐसे सॉइल लेयर बना लेता हूं, ठीक है। ये जो सबसे पहली वाली लेयर है ये वॉल से कनेक्टेड है। अब जैसे ही प्रेशर लगा और वॉल सपोज इधर शिफ्ट हो गई तो ये इधर आ जाएगी, है ना। तो इस लेयर का और इस लेयर के बीच में जो कनेक्ट है वो छूट जाएगा और सॉइल नीचे आने का ट्राई करेगी। लेकिन नीचे आते समय वो एक रेजिस्टेंस लगाएगी, है ना, ताकि वो स्टेबल रहे इसी पॉइंट पर। वो रेजिस्टेंस वॉल पर प्रेशर जनरेट करेगा जिसे हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। वॉल ने, फिर से मैं बता रहा हूं, एक्टिव अर्थ प्रेशर में सॉइल आपका प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल पे, जबकि पैसिव में क्या होता है, होता सेम है, फ्रैक्चर जो फेलियर मोड है वो भी सेम होता है, बट पैसिव में क्या होता है, सपोज कोई एक्सटर्नल फोर्स लग गया वॉल में, एक्सटर्नल फोर्स वॉल पे लगने की वजह से वॉल वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो गई। जैसे आगे शिफ्ट हो गई तो अब वॉल ने सॉइल पर प्रेशर लगाया, यही डिफरेंस होता है। बस मेजर डिफरेंस, इतनी सब कहानी मुझे समझाने का मतलब यही था कि एक्टिव में सॉइल वॉल पर प्रेशर डालती है एंड पैसिव में वॉल सॉइल पर प्रेशर डालता है। कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वॉल आगे शिफ्ट हुई। जैसे ही आगे शिफ्ट होगी तो फिर से जो कांटेक्ट था वो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने की वजह से फिर से फेलियर स्टार्ट होगा और उस फेलियर की वजह से जो प्रेशर लगेगा उसे हम बोलेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर। तो एक्टिव और पैसिव में दो बेसिक डिफरेंस क्या है, सबसे पहले सॉइल वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करती है एंड पैसिव में वॉल सॉइल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। ये सॉइल के खुद के वेट की वजह से वॉल पर प्रेशर होता है और यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो मैं थोड़ा ज्यादा ट्राई कर रहा हूं आप लोगों को समझाने का। सपोज यहां से यहां कोई वॉल, यहां पे ये आपने वॉल बनाई है, ठीक है। ऑब्वियसली गिर रही होती है सॉइल तो बिल्कुल सीधे तो बना नहीं सकते, तो वरना कैसे रिटेन करेगी, तो थोड़ा एंगल होता है ना। अब यहां पर पूरा सॉइल है, नीचे अर्थ सरफेस है आपकी, थोड़ा इमेजिन करना बस। अब जैसे इसने प्रेशर डाला, हो सकता है थोड़ा मूव करे, थोड़ा मूव करेगा तो सॉइल क्या होगा, नीचे आने का ट्राई करेगा लेकिन गिरेगा वॉल पे, है ना, ठीक है, क्योंकि ये बेंड है ना। जैसे ही वॉल थोड़ा सा मूव करेगा क्या होगा, जो कनेक्शन है वो ब्रेक होगा और सॉइल नीचे आएगा, लेकिन नीचे आके भी गिरेगा इंक्लाइन सरफेस की वजह से वॉल पे। तो इस कंडीशन पे जो इस पर प्रेशर आएगा वो क्या होगा,
एक्टिव वर्क प्रेशर। अब क्या हुआ, मैंने नीचे से पुश किया, नीचे से पुश करने की वजह से क्या होगा, जो सॉइल के बीच में मतलब सपोज एयर गया था वो हट जाएगा, सॉइल थोड़ी सी ज्यादा कंप्रेस होगी, है ना, थोड़ी सी ज्यादा कंप्रेस होगी तो रिवर्ट में फिर से प्रेशर एक्सर्ट करेगी वॉल पे। वो कैसा है, वो है पैसिव वर्क प्रेशर। देखो हमने रिटेनिंग वॉल बनाई है सॉइल के लिए, तो अब इसके प्रेशर आएगा सॉइल से ही, ठीक है, लेकिन किस मोड से आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है तो वो एक्टिव हो जाता है, अगर किसी दूसरे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वॉल शिफ्ट होता है और प्रेशर आता है तो वो पैसिव वर्क प्रेशर हो जाता है। क्लियर है? हमें अभी पढ़ना है सिर्फ एक्टिव वर्क प्रेशर के बारे में, मतलब डायरेक्टली सॉइल आपकी वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। तो हम एक साइंटिस्ट थे, का नाम था रैंकाइन, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने अर्थ प्रेशर की थ्योरी दी थी। अर्थ प्रेशर थ्योरी, तो रैंकाइन की पूरी अर्थ प्रेशर थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, इतना आपके मतलब का नहीं है, बट एजम्पशंस तो पढ़ेंगे क्योंकि सॉइल से रिलेटेड है ना, तो कुछ एजम्पशंस तो हमें पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला आपका एजम्पशन है कि जो आपकी सॉइल है वो ड्राई होनी चाहिए, कोहेजन लेस होनी चाहिए, ठीक है। जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो रैंकाइन्स अर्थ थ्योरी नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ प्रेशर निकालेंगे अभी कि है कितना प्रेशर रिटेनिंग वॉल पे आ रहा है, ठीक है। बट ये कुछ एजम्पशंस हैं, मैं आपको समझा दूं। ड्राई सॉइल मतलब कि उसमें जो वाटर कंटेंट है, पानी है, वो नहीं हो। कोहेजन लेस क्या होता है, एक वर्ड होता है कोहेसिव। कोहेसिव मतलब सेम तरीके के पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं कोहेजन, है ना। जो दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं एडेशन। जैसे फेविकोल क्या है, वो एडहेसिव है, मतलब दो अलग तरीके के पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो एडहेशन होता है। तो कोहेजन लेस होनी चाहिए, मतलब पार्टिकल्स जो सॉइल पार्टिकल है उनके बीच में कोई खुद का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन ये हमेशा होता है कि जो सॉइल है अब वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। होमोजेनस मतलब है कि हर कहीं से भी आप सॉइल उठा लो, जितना भी आपने सॉइल लिया है सारी प्रॉपर्टी सेम हो, डेंसिटी सेम है, आपका यूनिट वेट सेम है ना, जो आपका बियरिंग प्रेशर है वो सेम हो। देन आइसोट्रोपिक मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ सेम तरीके से एक्ट करे, है ना। तो आपकी जो सॉइल है वो होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक भी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये सब कुछ होता है सॉइल पे, हम रिटेन क्या कर रहे हैं, सॉइल। तो हमें सॉइल के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए, है ना, और ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सॉइल का ड्राई सॉइल। अब जैसे मैंने बताया कि ड्राई सॉइल में क्या होता है, जो वाटर कंटेंट होता है W से डिनोट करूंगा वो 0 होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी वाटर नहीं है। और इसका जो यूनिट वेट होता है, यूनिट वेट उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा D से, मतलब ड्राई यूनिट वेट। कैसे करते हैं, नॉर्मल आप कोई सॉइल ले लो, उसमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट होता है, उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं ड्राइंग के। ओवन ड्राई मेथड होता है, इंफ्रारेड मेथड होता है, डायरेक्ट हीटिंग मेथड होता है ना। डायरेक्ट हीटिंग से क्या होता है, सॉइल का जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है वो टूट जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, टू सर्टेन टेम्परेचर ही तक हीट करते हैं, है ना। सो ये सारे मेथड से उसके अंदर का वाटर हटा दो, जो सॉइल बचता है आपको, दैट इज ड्राई सॉइल। सेकेंड, द सेकेंड स्टेट ऑफ द सॉइल इज, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल सॉइल, ठीक है, या फिर मॉइस्ट सॉइल। जो नॉर्मल कंडीशन में आपको सॉइल मिलता है दैट इज मॉइस्ट सॉइल, मतलब सम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज मॉइस्ट सॉइल। और इसका जो यूनिट वेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, क्योंकि नेचुरल स्टेट है,
यूनिट वेट गामा। ठीक, तीसरा सेचुरेटेड सॉइल। सेचुरेटेड सॉइल, ओके। सेचुरेटेड सॉइल क्या होता है? देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने ड्राई सॉइल लिया, उसमें कुछ वाटर मिलाया तो हमारा क्या बन गया, मॉइस्ट सॉइल मिल गया। अब हम कुछ और वाटर मिलाएंगे। सेचुरेटेड सॉइल के देखो सॉइल कैसा होता है, ये ड्राई सॉइल पार्टिकल्स हैं, कुछ इस तरीके से होंगे ऐसे, इनके बीच में ये क्या होता है, वॉइड्स, है ना। जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे तो वाटर कहां जाएगा, वॉइड्स में जाएगा, है ना। अब कुछ वॉइड्स अगर फिल हुए हैं तो वो मॉइस्ट सॉइल बन जाता है, और अगर सारे वॉइड्स फिल हो गए हैं तो वो कौन सा सॉइल बन जाता है, वो बन जाता है सेचुरेटेड सॉइल। मतलब वाटर कंटेंट हो गया है 100%। ठीक है, वाटर कंटेंट क्या हो गया 100%, मतलब जितने भी वॉइड्स हैं सारे वॉइड्स आपके वाटर से फिल हो गए, है ना। सो ये बन जाती है आपकी सेचुरेटेड सॉइल, और इसका जो यूनिट वेट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा सेचुरेटेड से, ओके। देन नेक्स्ट सबमर्ज्ड सॉइल। सबमर्ज्ड सॉइल, अब सबमर्ज्ड सॉइल क्या होता है, अब आपने और वाटर मिलाया है इसमें। अब और वाटर मिलाओगे तो क्या होगा, वाटर ऊपर से फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि वॉइड्स तो सारे फिल हो गए हैं ना। जैसे ज्यादा बारिश हो जाती है, थोड़ी सी बारिश हुई है ना, तो जो मिट्टी है वो थोड़ी सी कौन सी बन जाती है, मॉइस्ट सॉइल बन जाती है। थोड़ी और ज्यादा बारिश हो जाएगी तो वो सेचुरेटेड सॉइल बन जाएगी। थोड़ी और ज्यादा बारिश होगी तो पानी क्या होगा, सॉइल के ऊपर से फ्लो करने लगेगा, है ना। उसे हम बोलते हैं सबमर्ज सॉइल। सबमर्ज सॉइल का मतलब है कि जो सॉइल पार्टिकल है वो पूरी तरीके से वाटर में सबमर्ज्ड है, ठीक है। और यहां पर जो आपका यूनिट वेट होता है दैट इज गामा डैश और गामा सबमर्ज्ड। अब सबमर्ज्ड की कंडीशन आप समझो, सपोज ये सॉइल है आपका इतना, ठीक है, और आपका वाटर कंटेंट पूरा यहां पर है, ये वाटर है आपका, ये पूरा सॉइल वाटर से फिल्ड है। यूनिट वेट क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सपोज अगर मैं इसका यूनिट देखूं यूनिट वेट का, तो ये होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आप इसके बारे में जानते हैं, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना लोड ये कैरी कर सकता है दैट इज द यूनिट वेट ऑफ एनी सॉइल। और ब्रिक का यूनिट वेट कितना होता है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब पे उसका वेट कितना होता है 18 किलो न्यूटन। अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लूं है, अगर सपोज को बोलता हूँ सॉइल का यूनिट वेट है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब अगर मैं वॉल्यूम उठाता हूँ सॉइल का तो कितना वेट होगा उसका 20, राइट। अब यहां पर क्या है, यहां पर अगर मैं उठाता हूं सॉइल, सपोज 1 मीटर क्यूब सॉइल लेता हूं, तो उसमें क्या होगा, वाटर भी आएगा और सॉइल भी आएगा, है ना। सो अगर मुझे इसका निकालना है तो सेचुरेटेड यूनिट वेट, मतलब जब वो 100% हुआ था उसमें क्या करना पड़ता है, मुझे वाटर का यूनिट वेट हटाना पड़ता है, तब मुझे पता चलता है कि एग्जैक्ट सॉइल का कितना यूनिट वेट है। इसीलिए जो गामा डैश होता है दैट इज इक्वल टू गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, यानी यूनिट वेट ऑफ सेचुरेटेड सॉइल माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर इज व्हाट 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर कभी कभी राउंड ऑफ करके 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी ले लेते हैं। यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। सो ये तो हो गया हमारा सॉइल के बारे में, है ना, क्योंकि यही सॉइल का प्रेशर हमें निकालना है, एक्टिव वर्स प्रेशर। सॉइल के बारे में हमने जान लिया, ड्राई सॉइल क्या होता है, मॉइस्ट सॉइल क्या होता है, सेचुरेटेड क्या है,
सबमर्ज्ड गैप। ओके, अब हम आते हैं अपने एक्टिव अर्थ प्रेशर पे। एक्टिव अर्थ प्रेशर, हमें सॉइल का यूनिट वेट पता चल गया है। अगर सपोज जो टोटल हाइट है, मैं एक रेंडम ले लेता हूँ, सपोज ये हाइट है h = 3 मीटर और इतने में सॉइल है, ठीक है, तो इसका प्रेशर डायग्राम कैसे बनेगा? प्रेशर डायग्राम कैसे बनेगा मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर किस पॉइंट पर होगा? अगर यहां से लेकर यहां तक पूरा सॉइल है 3 मीटर तक, ठीक है, तो मैं डायग्राम इधर बना देता हूं। यहां पर क्या होगा, पूरा जितना हाइट है पूरी सॉइल का वेट यहां तक, यहां पर आ रहा होगा सबसे नीचे। मतलब इतना तो क्लियर है कि सबसे नीचे जो प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। मतलब सपोज एक बुक सेल्फ है, बुक सेल्फ के ऊपर 10 बुक रखी हुई है ना। अब जो सबसे ज्यादा लोड है या सबसे ज्यादा प्रेशर है वो किस बुक पर आ रहा होगा? जो सबसे नीचे रखी है, क्योंकि उस पर सारी बुक्स का और खुद का सेल्फ वेट सारा आ रहा होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा प्रेशर क्लियर है कि यहाँ पर आ रहा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप, थोड़ा थोड़ा प्रेशर कम होता जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स कम हो गई हैं। और जो सबसे ऊपर वाली सरफेस है वहां पर कोई प्रेशर नहीं होगा अनटिल और अनलेस कोई एक्सटर्नल प्रेशर आप नहीं लगा रहे हो। मैं सिर्फ सॉइल की बात कर रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा, इसे हम बोलते हैं, जब एक्स्ट्रा प्रेशर हम ऊपर सॉइल से लगाते हैं इसे हम बोलते हैं सरचार्ज, है ना। बट कोई सरचार्ज यहाँ पर नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, सिर्फ सॉइल है। तो जो यहाँ पर प्रेशर होगा वो क्या होगा? 0। तो अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेशर डायग्राम। सारी सॉइल्स के साथ यही होगा, है ना। वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करेगा कि हमारी सॉइल कौन सी है, सैचुरेटेड है, सबमर्ज्ड है, बट प्रेशर डायग्राम तो यही होगा। ओके, अब यहां पर प्रेशर क्या होगा? देखो कॉन्सेप्ट वाइज तो ये होता है गामा इंटू एच, मतलब जो भी यूनिट वेट ऑफ सॉइल है मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। कैसे आता है ये? जो टोटल लोड होता है, अगर मैं यहां पर लोड दिखा दूं, है ना, तो लोड क्या होगा आपको पता है, दैट इज यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब यूनिट वेट वॉल्यूम क्या होगा? हाइट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। जो हाइट है मल्टीप्लाइड बाय जो एरिया है, वॉल्यूम तो यही होगा, है ना, दिस इज इक्वल टू P। बट हम निकाल रहे हैं प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है? पर यूनिट एरिया जितना लोड है ना, तो एरिया इधर आ जाइए, तो P अपॉन A, यही तो प्रेशर है, दिस इज इक्वल टू गामा इंटू एच। तो जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? गामा इंटू एच। यहाँ पर क्या प्रेशर होगा? सॉइल का यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ तक जो हाइट है। यहाँ पर प्रेशर होगा सॉइल का यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर जो हाइट है, अंडरस्टूड। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 0। अगर ये पार्ट आपको समझ में आ गया है तो बस आपको रिटेनिंग वॉल में और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बस एक चीज याद रखना है कि ये जो प्रेशर हम देख रहे होते हैं ये पर यूनिट लेंथ देख रहे होते हैं। इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी डायमेंशन, जो भी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हमारी 1 मीटर से ज्यादा होती है इसको हम 1 मीटर में देखते हैं, है ना। तो जो भी ये प्रेशर देख रहे हैं ये हम 1 मीटर में देख रहे हैं। जब भी हम डिजाइन करेंगे तो हम देख लेंगे कि 1 मीटर ऑफ रिटेनिंग वॉल में इतना प्रेशर है, तो इसके लिए डिजाइन करना है। ओके, अब डिजाइन करने का मतलब है कि आप मटेरियल कौन सा यूज करोगे। सो बिकॉज हम अभी ब्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हम ब्रिक्स से ही डिजाइन करेंगे। बट आपका रिटेनिंग वॉल स्टोन्स का भी होता है, सीमेंट बैग्स का भी होता है, कंक्रीट बैग्स का भी होता है, कंक्रीट का भी होता है, रेनफोर्स कंक्रीट का भी होता है, प्री-स्ट्रेस कंक्रीट का भी होता है ना। तो रिटेनिंग वॉल किसी भी मटेरियल से बन सकता है, बट यहाँ पर हम देखेंगे ब्रिक्स रिटेनिंग वॉल के बारे में। ओके, अब
ये तो हो गया अर्थ प्रेशर, है ना, ये तो सिर्फ प्रेशर है। ये एक्टिव अर्थ प्रेशर कब बनता है? जो भी आपका अर्थ प्रेशर आया, ठीक है, देखो ये टोटल अर्थ प्रेशर नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये सिर्फ इस पार्ट का प्रेशर है। टोटल अर्थ प्रेशर, द एरिया ऑफ दिस प्रेशर डायग्राम विल बी टोटल अर्थ प्रेशर। जो टोटल अर्थ प्रेशर पर यूनिट लेंथ होगा विल बी एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। ठीक है, ये होगा आपका टोटल अर्थ प्रेशर पर यूनिट लेंथ। अब ये टोटल अर्थ प्रेशर एक्टिव कब बनेगा, पैसिव कब बनेगा? तो हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कांस्टेंट है, पैसिव अर्थ प्रेशर कांस्टेंट। पैसिव की तो हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक्टिव की बात कर रहे हैं। तो इस कांस्टेंट का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके ए मल्टीप्लाइड एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, तो ये बन जाएगा आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर। और ये होता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, जहां पर फाइव क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। और ये आपको पता है एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। जब सॉइल नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो मतलब कितने पुश के बाद आपका सॉइल गिरना स्टार्ट करता है। सपोज सॉइल मैंने रखी हुई है, तो जिस एंगल के बाद सॉइल रखिए, जिस एंगल के बाद सॉइल आपकी गिरना स्टार्ट करती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ऑलराइट, ओके, चलो अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट में। एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर डिफरेंट केसेस ऑफ बैकफिल। एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर डिफरेंट केसेस ऑफ बैकफिल। केस 1, केस 1 that is dry soil or moist soil, ठीक है, ओके। यहां पर आपका ये पूरा सॉइल है, ठीक है, थोड़ी बेल्ट ज्यादा बना दी मैंने। ओके, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी। अपर विड्थ ऑफ द रिटेनिंग वॉल है, लोअर विड्थ ऑफ द रिटेनिंग वॉल। दिस इज योर हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल, ठीक है। सॉइल फील्ड है आपकी। अब सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये कौन सी सॉइल है? द सॉइल इज ड्राई एंड ड्राई सॉइल का यूनिट वेट गामा डी। ड्राई सॉइल का यूनिट वेट गामा डी। प्रेशर डायग्राम सबका ही ऐसा बनेगा, कोई भी सॉइल हो, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये प्रेशर डायग्राम में ये क्या होगा, इसको हम नेम कर देते हैं। सपोज दिस इज एम एन पी, ओके। यहां पर जो वैल्यू है ये क्या होगी? गामा डी मल्टीप्लाइड बाई एच। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ओके। अब अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है, देखो अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप लिखेंगे देयर इज अ रिटेनिंग वॉल ऑफ अपर विड्थ ए, लोअर विड्थ बी, देयर इज हाइट एच, है ना। देन द वैल्यू ऑफ एनपी इज इक्वल टू यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय height, and because unit weight is dry unit weight, so that is gamma d into h, that is the pressure at the base. अब अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो क्या बताया मैंने? टोटल प्रेशर क्या होगा? एरिया ऑफ दैट प्रेशर डायग्राम, है ना। सो टोटल प्रेशर इज एरिया ऑफ दैट प्रेशर डायग्राम, और एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम क्या होगा? हाफ बेस मीन्स एनपी multiplied by height, that means m, that is your pressure diagram. This is equal to half multiplied by gamma d into h multiplied by h, है ना। बट एक्टिव अर्थ प्रेशर है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर ही आ गया। एक्टिव अर्थ प्रेशर इज
एक्टिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू KA इंटू हाफ इंटू गामा D इंटू H इंटू H। क्लियर है? टफ है क्या? सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है हमें क्या करना है, बस एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है बोलते हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर कैसे निकलेगा? जरा एरिया ऑफ टोटल प्रेशर डायग्राम, और एरिया ऑफ टोटल प्रेशर डायग्राम क्या होगा, ये हमने ये डिस्कस कर लिया है कि ट्रायंगुलर बनेगा प्रेशर डायग्राम, है ना। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। ट्रायंगल का एरिया आपको पता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट कर दिया, हमें एक्टिव अर्थ प्रेशर मिल गया। ओके, अब ये लाई कहां पर करेगा, कहां पर लाई करता है टोटल फोर्स? ऑब्वियसली सेंट्रॉइड पर, है ना। जो आपका P है वो यहां पर लाई करेगा, और ये y डिस्टेंस क्या होगी, दैट y विल बी सेंट्रॉइड, और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहां पर लाई करता है? h/3 फ्रॉम बेस, h/3 फ्रॉम बेस, या फिर 2h/3 फ्रॉम एपेक्स। ओके, अब सपोज एक क्वेश्चन है दैट इज फाई इज इक्वल टू, फाई मीन्स एंगल ऑफ रिपोज इज 30 डिग्री, द ड्राई यूनिट वेट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, एंड द हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल इज 3 मीटर, एंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द एक्टिव वर्क प्रेशर ऑन द वॉल। टफ है क्या? क्या 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 चाहिए हमें? KA चाहिए। KA क्या है? 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, यानी 1 माइनस साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30, 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2, that is 1/2 upon 3/2, that is 1/3. So KA is equal to 1/3. So 1/3 कर दिया, multiplied by half, multiplied by gamma D is given 20, multiplied by H is given 3 into 3. Solve कर लीजिए, 10 3, that is 30 किलो न्यूटन। बट मैंने फिर से बोला है, याद रखना पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। 30 किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ, मतलब एक लेंथ की रिटेनिंग वॉल पर 30 किलो न्यूटन अर्थ प्रेशर लग रहा है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। ओके, सिंपल है, कोई डाउट किसी को? ओके, डन। देन केस 2, अच्छा मॉइस्ट सॉइल के लिए, मॉइस्ट सॉइल के लिए क्या होगा? गामा डी की जगह क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गामा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? गामा, बस। और क्या चेंज है? कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम है, क्योंकि प्रेशर डायग्राम तो सेम ही बनता है ना। सो ड्राई सॉइल के लिए और मॉइस्ट सॉइल के लिए आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर आ गया। नेक्स्ट इज फॉर सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, अब सेचुरेटेड सॉइल के लिए क्या होगा? जो भी वाटर आप डाल रहे हो, ड्राई से आपने किया मॉइस्ट, तो वो वाटर का वो सॉइल का पार्ट बन रहा है जाके, सॉइल से अलग नहीं। देखो अर्थ प्रेशर कैसे चेंज होगा, जब तक ये सिर्फ सॉइल है ना, तो हम सॉइल के हिसाब से देखेंगे, है ना। अगर आप कोई मॉइस्ट सॉइल लेते हो तो उसको ऐसा थोड़ी ना करते हो ये तुम सॉइल हो और ये तुम पानी हो, ऐसा तो नहीं होता। ये कब होता है? जब पानी पूरी तरीके से फिल हो जाए, जब सबमर्ज्ड हो जाए, जब पानी अलग से दिखे, तब उसका प्रेशर है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। उससे पहले तक क्या है, ऐसे तो हमारे बॉडी में भी वाटर है ना, तो हम इसको अलग से तो ट्रीट नहीं करते हैं, ऐसे सॉइल के साथ होता है। सॉइल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो वाटर है वो उसी का हिस्सा है ना। तो जो पोर्स में जैसे जैसे वाटर जाएगा, अनटिल और अनलेस वो पूरी तरीके से फिल नहीं हो जाए, जब पूरी तरीके से फिल हो जाएगा तो वो ओवरफ्लो करेगा। वो जो ओवरफ्लो वाला वाटर है वो अलग से प्रेशर डालेगा। जब तक ये नहीं होता है, जब तक 100% सेचुरेशन तक वो क्या होता है, सॉइल का ही पार्ट होता है। तो अगर मैं सेचुरेटेड की भी बात करूं, और सेचुरेटेड सॉइल है ना, सेचुरेटेड मीन्स फुली सेचुरेटेड, सेचुरेटेड तो ये है ना, फुली सेचुरेटेड सॉइल की बात करूं, तब भी क्या होगा, यहां पर बस यूनिट वेट क्या होगा, सेचुरेटेड का यूनिट वेट हो जाएगा, दैट इज गामा सेचुरेटेड
ये हो जाएगा गामा सैचुरेटेड, ये भी हो जाएगा गामा सैचुरेटेड, एंड द रेस्ट विल बी सेम। तो फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ के गामा सैचुरेटेड H स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखो, अब हम आते हैं केस 2 में जहां पर चेंज होगा। ओके, केस 2 एंड केस 2 इज सबमर्ज्ड सॉइल। जो आपकी रिटेनिंग वॉल है, वॉल रिटेनिंग सबमर्ज्ड सॉइल, सबमर्ज्ड सॉइल, वॉल रिटेनिंग सबमर्ज्ड सॉइल। अब यहां तक वाटर है आपका, ये वाटर टेबल है, ये वाटर, मतलब जो आपकी सॉइल है वो पूरी तरीके से सबमर्ज्ड हो गई है। ठीक है, अब सबमर्ज्ड की कंडीशन ध्यान से समझिए क्या है। सॉइल सेचुरेटेड हो गई है ना, मतलब वाटर आप ऐड करते गए, जो पोर्स है उसमें पूरी तरीके से वाटर फिल हो गया, उसके बाद ओवरफ्लो करने लगा। मतलब ये सॉइल यहां पर जो सॉइल है उसका प्रेशर तो आएगा ही, है ना, इसके साथ साथ ही जो आपका वाटर ऊपर फ्लो हो रहा है उसका भी प्रेशर वॉल पर आएगा। ओके, ये कौन सा है, ये है वाटर का, ये है वाटर, और ये क्या है, सबमर्ज्ड है सॉइल, तो ये है सबमर्ज्ड सॉइल, सबमर्ज्ड सॉइल। ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा गामा सबमर्ज्ड इनटू H, और ये क्या हो जाएगा गामा W इनटू H, क्योंकि फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो सेम है। प्रेशर का हो, सॉरी सॉइल का प्रेशर हो या वाटर का प्रेशर हो, तो डायग्राम आपका ट्रायंगुलर ही बनना है। जो यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम फॉर्मूला है वो भी सेम है। तो वाटर का प्रेशर होगा तो यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई H हो जाएगा, सॉइल का होगा तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड बाई H। यहाँ पर सॉइल कौन सी है, सबमर्ज्ड है। अब जो टोटल प्रेशर होगा, इससे जो प्रेशर आएगा P2 और इससे जो प्रेशर आएगा P1, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, सिंपल है। जो टोटल प्रेशर होगा दैट वुड बी P1 प्लस P2। ओके, और ये जो लाई करेगा दैट इज Y1, ये जहां पर लाई करेगा दैट इज Y2। चलो अब हम P1 के बारे में बात करते हैं पहले। P1 दैट इज MNP, दैट इज SRT, कुछ भी ले लो आप, जनरल नाम मुझे रखना बस, है ना। ये क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी गामा सबमर्ज्ड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये क्या हो गया, बेस हो गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट इज P1, है ना। एक्टिव और प्रेशर की बात करना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा के ए का, देन P2 हाफ गामा W इनटू H, दैट इज बेस, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मल्टीप्लाइड बाय के, ये हो गया। ठीक है, टोटल प्रेशर P1 प्लस P2। ओके, अब लाई कहां पर करेगा, देखो दो स्ट्रक्चर है, कहां पर लाई करेगा, है ना। आपने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पढ़ा है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y बार इज इक्वल टू P1 y1 प्लस P2 y2 अपॉन P1 प्लस P2, है ना। y1 क्या होगा, ट्रायंगल है h/3, h/3, y2 क्या है, अगेन फिर से ट्रायंगल है, दैट वुड बी h/3। बट ये बस याद रखना कि ये बेस से वैल्यू है h/3, एपेक्स से 2h/3 होती है ना। तो ये सारी वैल्यूज हम कहां से ले रहे हैं, बेस से। सेंट्रॉइड में वापस से आपको याद नहीं कराऊंगा, बट सेंट्रॉइड में क्या होता था कि जो वैल्यूज आप देख रहे होते थे सेंट्रॉइड की, वो सारी एक पॉइंट से देख रहे होते थे आप, है ना। आप यहां से देख लो या यहां से देख लो, बट सारी वैल्यूज एक पॉइंट से देखेंगे। अगर हम इसकी बेस से देख रहे हैं तो इसकी एपेक्स से नहीं देख सकते, है ना, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सो
दोनों की वैल्यू हम कहाँ से देख रहे हैं, बेस से, और दोनों ही ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड लाई करता है h/3 पर, तो दोनों ही हो जाएंगे y1 एंड y2 इज h/3। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगेन थीटा इज इक्वल टू सॉरी फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिपोज। ओके, देन सपोज आपको गिवन है दैट इज गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टू 20, गामा डब्ल्यू आपको पता है 10 होता है, ऑब्वियसली इसकी यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, याद रखिएगा क्योंकि यूनिट से ही गलत होता है क्वेश्चन। हाइट 3 मीटर है ना, और आपसे बोल दिया गया है कि जो सॉइल है आपकी वो सबमर्ज्ड है ना, सबमर्ज्ड मतलब फुली सबमर्ज्ड। देखो डिफरेंस है फुली सबमर्ज्ड और पार्शियली सबमर्ज्ड में। अगर यहां तक है तो यहां तक जो सॉइल होगी, मतलब यहां इसके नीचे जो सॉइल है वो सबमर्ज्ड होगी, है ना। इसके ऊपर वाले में तो वाटर है नहीं, सपोज वाटर टेबल आपका यहाँ पर है तो इसके नीचे वाली सॉइल सबमर्ज्ड है ना। यहाँ पर क्या है, ये है, मतलब पूरी जो भी आपकी रिटेनिंग वॉल की हाइट है, जितना भी बैकफिल है वो पूरा ही वाटर में सबमर्ज्ड है, दैट इज फुली सबमर्ज्ड, है ना। देन क्वेश्चन इज सेइंग कि फुली सबमर्ज्ड सॉइल है, तो केस नंबर 2, तो आप टोटल अर्थ प्रेशर बताइए कितना हो रहा है ना। तो P1 क्या हो जाएगा, हाफ, P1 हो जाएगा हाफ KA, अगेन 1/3 आएगा क्योंकि 30 डिग्री है। गामा डैश अभी मैंने बताया है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सेचुरेटेड इज गिवन 20, गामा डब्ल्यू इज 10, तो गामा डैश क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 दैट इज 10, क्योंकि गामा डैश होता है गामा डैश या फिर गामा सबमर्ज्ड दैट इज गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 10, हाइट कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज P1। y1 क्या हो जाएगा 3/3 दैट इज 1 मीटर। इसको सॉल्व करो, 5 3 दैट इज 50, ठीक है। देन P2 हाफ इंटू 1/3 अगेन इंटू गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू कितना होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये भी आएगा 15, एंड अगेन y2 भी क्या आ जाएगा 1 क्योंकि सेम हाइट है एंड h/3 पर लाई करता है, तो वो भी क्या आ जाएगा 1। तो P1 प्लस P2 टोटल अर्थ प्रेशर 15 प्लस 15 दैट इज 30, टोटल अर्थ प्रेशर कितना आ गया 30 किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ। आई एम रिपीटिंग अगेन दैट इज पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट अब निकालना है y1, P1 15 y1 1 प्लस P2 15 y1 1 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 15 प्लस 15 15 प्लस 15 30/30 दैट इज 1 मीटर। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल है, दोनों हाइट सेम है, तो सेंट्रॉइड भी सेम पॉइंट पर ही लाई करेगा दोनों का मिलने के बाद। ओके, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है दैट। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपका बेस होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, जो आपका टॉप होता है उसमें 0 होता है अगर कोई एक्सटर्नल सब आपका सरचार्ज नहीं है, और जो टोटल प्रेशर होता है वो होता है एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। नेक्स्ट केस नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, द वॉल रिटेनिंग partially submerged soil, the wall retaining partially submerged soil। अब इसको थोड़ा सा ठीक से समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आई गेस बढ़ जाएगा। partially submerged partially submerged soil, okay।
इतना सीधा बनेगा मेरे से। ओके, अगेन अपर विड्थ ए, लोअर विड्थ बी। ओके, जो सॉइल है जो आपका वाटर कंटेंट है, सपोज यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज योर वाटर कंटेंट, मतलब यहाँ तक आपका वाटर है, ठीक है, सॉइल भी है ऑब्वियसली, सॉइल है, यहाँ तक वाटर है, और ये टोटल हाइट है, मतलब यहाँ तक सॉइल आप रिटेन कर रहे हो, इस पॉइंट तक आप सॉइल रिटेन कर रहे हो। ओके, ठीक है। अब पहले ध्यान से समझो कि यहाँ पर सॉइल कौन सी होगी। अब यहां तक वाटर है, ये तो आपको कंफर्म है कि जो यहां पर सॉइल है वो कौन सी होगी, आपकी सबमर्ज्ड, यानी गामा सबमर्ज्ड, ठीक है, क्योंकि वाटर अगर यहां तक भरा हुआ है तो उसके नीचे वाली सॉइल कौन सी बन जाती है, सबमर्ज्ड सॉइल। बट ये वाली सॉइल कौन सी होगी, है ना, हमारे पास ड्राई सॉइल है, हमारे पास सेचुरेटेड सॉइल है, हमारे पास नॉर्मल स्टेट ऑफ द सॉइल है, ये कौन सी सॉइल होगी, ठीक है। देखो, सेचुरेटेड का मतलब 100% वाटर नहीं है, दैट इज फुली सेचुरेटेड, है ना। सो इन दोनों को मॉइस्ट सॉइल या सेचुरेटेड सॉइल आप एक ही समझ सकते हैं, कौन सी सॉइल होगी अब यहाँ पर। अब नेचुरल कंडीशन थोड़ा सोचो कि वाटर कंटेंट सॉइल है यहाँ तक, बीच में कैसे आएगा, है ना, मतलब क्या कंडीशन हो सकती है कि बीच में सॉइल है, ठीक है। देखो, अगर मुझे नीचे से ऊपर पानी ले जाना है तो मुझे कोई ना कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। जैसे नीचे मोटर से आपके ऊपर टंकी में पानी जाता है, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी आप यूज करते हो, तब नीचे से पानी उठता है ऊपर। तो क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जिससे वाटर ऊपर की तरफ उठ रहा हो, मतलब अभी यहां पर है एंड फिर यहां पर हो जाए, ठीक है। वैसे थोड़ा सा ये हट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा बस। वाटर हमें सबको ये सुनाई देता है कि वाटर टेबल नीचे जा रहा है, वाटर टेबल नीचे जा रहा है ना। वाटर टेबल ऊपर लाने के लिए हम पेड़ लगाएं, ज्यादा नेचर का ज्यादा ध्यान रखें तो वाटर टेबल ऊपर आएगा। वाटर टेबल कैसे ऊपर आएगा, वाटर टेबल ऊपर की तरफ तो चढ़ नहीं सकता है ना, पहले तो ग्रेविटी अपोज करेगी, वाटर कैसे ऊपर की तरफ चढ़ेगा। जहां पर स्प्रिंग्स पर करते हैं हमें भगवान का करिश्मा है वो। वाटर देखो, वेट है अगर कोई, तो वो अपने आप तो ऊपर नहीं चढ़ेगा, है ना, कोई ना कोई तो एनर्जी यूज हो रही होगी। तो हम अभी यहाँ पर कोई एनर्जी की बात तो कर नहीं सकते, हम नेचुरल स्टेट की बात करते हैं। तो नेचुरली हम ये मान लेते हैं कि वाटर नेचुरली अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, अनटिल और अनलेस कोई प्रेशर डिफरेंस हो, कोई एक दो जगह की पॉइंटेड, वो एक अलग बात है, बट नेचुरली ये डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। तो वाटर टेबल कैसे बढ़ता है, वाटर टेबल बढ़ता है जितना आप पेड़ लगाओगे, है ना, ठीक है, उससे क्या होगा, सबसे पहले तो ये ऑपरेशन होता है, फिर ये ऑपरेशन होता है, वहां से क्या होता है कि बारिश होती है, जो पत्ते होते हैं ना, है ना, पेड़ के पत्ते, ठीक है, उसमें वैसे बारिश से क्या होता है, वाटर आता है नीचे, वाटर क्या होता है, सरफेस पे आता है और सरफेस से नीचे जाता है, ठीक है। अब सड़कें बन गई हैं, सारे पेव्ड आपके रोड्स हैं, सब पत्थर के घर हैं, तो वो जो नीचे जाना होता है वाटर, वो रन ऑफ में बाहर चला जाता है ना, मतलब बह जाता है, ठीक है, वो नीचे नहीं जाता है। तो जो वाटर यहां पर आया है ना, वो ऐसे आया होगा, है ना, मतलब यहां पर होगा कभी, अभी यहां पर है, ऐसा नहीं होगा कि कभी यहां पर था अभी यहां पर है, आगे चल के ऐसा चल जाएगा, नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो अब अगर वाटर पहले यहां पर था तो कभी ये सबमर्ज्ड सॉइल रही होगी, अब नीचे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब जो फोर्स से ऊपर वाला वाटर था वो नीचे जा रहा है, ठीक है, मतलब इसके फोर्स में अभी भी वाटर होगा, फोर्स में अभी भी वाटर होगा, और अगर फोर्स में वाटर होगा तो इस सॉइल कौन सी बन जाती है, सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है, मतलब क्योंकि वाटर यहां से आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये पूरी ड्राई सॉइल है, यहां पर ड्राई सॉइल है, ये भी पहले कभी ड्राई सॉइल होगी, वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसे सबमर्ज्ड किया, अब इसे सबमर्ज्ड किया, अब इस ड्राई सॉइल को सबमर्ज्ड कर रहे हैं, वाटर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब यहां कभी सबमर्ज्ड होगा, अभी क्या है, ये सेचुरेटेड है,
मतलब जो ऊपर फ्लो कर रहा था वाटर वो नीचे चला गया है, ठीक है, बट सॉइल में अभी भी वाटर है, ठीक है, जो उसके पोर्स में है उसमें कुछ ना कुछ वाटर है, ठीक है। तो ये सॉइल बन जाती है आपकी सेचुरेटेड और ये सॉइल बन जाती है सबमर्ज्ड। तो जब भी कभी पार्शियली सबमर्ज्ड का केस आए आपके पास, ठीक है, तो पार्शियली सबमर्ज्ड के केस में क्या होता है, जो वाटर टेबल से ऊपर वाली सॉइल होती है वो होती है आपकी सेचुरेटेड, और जो वाटर टेबल से नीचे वाली सॉइल होती है वो होती है सबमर्ज्ड, ठीक है। आई होप कि सभी को क्लियर है। ओके, अब यहां से फिर सिंपल है, यहां से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम बना लेते हैं डायग्राम। ये हो जाती है गामा सेचुरेटेड, ये गामा सबमर्ज्ड। अब हमें ये पता है कि ट्रायंगुलर डायग्राम बनेगा। ओके, अब ट्रायंगुलर डायग्राम बनेगा, बट यहां पर जो वैल्यू थी ये सेचुरेटेड की थी, है ना। मतलब एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, वाटर मतलब सॉइल में मतलब सपोज थोड़ी बूंदाबांदी हुई है आपकी, आप बाहर निकले, है ना, तो मिट्टी गीली है बट उसमें आप चल पा रहे हो, लेकिन अगर क्या मिट्टी के ऊपर वाटर फ्लो करने लगेगा तो क्या आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे, है ना। मतलब जैसे ही सॉइल सबमर्ज्ड हो जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसका यूनिट वेट भी कम हो जाता है। अब अगर यूनिट वेट कम हो जाता है मतलब कि ये जो डायग्राम है, अगर ये पूरी सॉइल सेचुरेटेड होती तो ये यहां तक ऐसे फ्लो कर रहा होता, मतलब बिल्कुल सीधे जा रहा होता, है ना। आई होप कि आपको दिख रहा है। ओके, ये डायग्राम बन रहा होता है अगर ये पूरी सॉइल सेचुरेटेड होती, मतलब ये यूनिट वेट होता गामा सेचुरेटेड। पर गामा सेचुरेटेड से तो कम है यूनिट वेट, गामा सेचुरेटेड से अगर कम है यूनिट वेट मतलब थोड़ा सा ये अंदर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ नहीं जाएगा। बाहर की तरफ कब जाता? अगर सबमर्ज्ड यूनिट वेट सेचुरेटेड से ज्यादा होता, लेकिन सबमर्ज्ड यूनिट वेट सेचुरेटेड से कम होता है। अगर कम होता है तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा, है ना। मतलब ये ओरिजिनल डायग्राम है जो बनता अगर सेचुरेटेड होता, लेकिन ये सबमर्ज्ड है तो ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको ठीक से क्लियर हुआ है। तो थोड़ा सा बेंड हो गया, ओके। अब यहां पर आपका वाटर भी है ना। सबमर्ज में क्या होता है, ऊपर वाटर है तो यहां तक आपका वाटर का भी बनेगा। तो ये आपका बन गया वाटर का डायग्राम, ठीक है। ओके, अब हम ये इसके डायमेंशनिंग कर लेते हैं। सपोज ये हाइट आपकी h1 है और ये हाइट आपकी h2 है। h1 तक आपका वाटर टेबल है। अब अगर यहां पर वैल्यू देखो आप, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, गामा सेचुरेटेड मल्टीप्लाइड बाई h2, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या होगा, अब ये वाला पोर्शन बन गया है ट्रेपेजॉइडल, है ना। अब ट्रेपेजॉइडल पोर्शन इसको हम ब्रेक कर देते हैं, रेक्टेंगुलर पोर्शन एंड ट्रायंगुलर पोर्शन, क्लियर है। अब यहां पर ये वाला पार्ट क्या होगा, गामा सबमर्ज्ड इनटू h1, क्योंकि नीचे सबमर्ज्ड सॉइल है तो गामा डैश मल्टीप्लाइड बाय h1। और ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा गामा सेचुरेटेड मल्टीप्लाइड बाय h2। अब देखो यहाँ पर इस पोर्शन पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर सॉइल तो यहाँ पर सबमर्ज्ड है ना, तो ये गामा सेचुरेटेड इनटू h2 क्या होगा गामा सेचुरेटेड इनटू h2, मुझे नहीं पता है बट इसलिए होगा क्योंकि ये वैल्यू गामा सेचुरेटेड इनटू h2 है, इतना मुझे कंफर्म है, ठीक है।
और अगर ये मुझे कंफर्म है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी जितनी आएगी वो इसकी आएगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। इस पॉइंट पर मत जाओ, यहाँ पर ये जो गामा सेचुरेटेड इंटू H2 है ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। सपोज आपका गामा सेचुरेटेड 18 है एंड H2 2 है, तो ये कितना आ गया 36। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, जो इसके बराबर होगी, क्योंकि रेक्टेंगल अगर ये इतना है तो ये भी इतना ही है। तो मैथमेटिकली क्या होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू क्या है गामा सेचुरेटेड इंटू H2, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी गामा सेचुरेटेड इंटू H2। ठीक है। अब कहेंगे गामा सबमर्ज्ड इनटू H2 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ट्रायंगुलर पैटर्न हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है ना। ट्रायंगुलर पैटर्न अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम डायरेक्टली से गामा सबमर्ज्ड इनटू H1 नहीं कर सकते। ओके, इसका तो बहुत सिंपल है। इसका क्या होगा गामा W इंटू H1, गामा W इंटू H1। ओके, आई होप कि क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर कितने प्रेशर हमें मिलेंगे, एक तो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक का P1, एक ये ट्रायंगुलर ब्लॉक का P2 एंड एक अगेन ये ट्रायंगुलर ब्लॉक का P3। ठीक है, ये तीन प्रेशर मिलेंगे। तो जो टोटल प्रेशर होगा सिग्मा P दैट विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। लेकिन अब सिंपल है निकालना, आपको पता है P1 एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, और एरिया क्या है रेक्टेंगल है, यानी बेस इंटू हाइट, और एक्टिव वर्क प्रेशर निकालने तो के बेस कितना है गामा सेचुरेटेड मल्टीप्लाई बाई H2 मल्टीप्लाई बाई H1। देन P2 अगेन के एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, ओ सॉरी एक रह गया, दैट इज P4 प्लस P4। ओके, के ए इंटू गामा डैश H1 बेस इंटू हाइट, और ये ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा, तो के इंटू हाफ गामा डैश H1 मल्टीप्लाई बाय H1। देन P3 के ए इंटू हाफ बेस गामा W H1 मल्टीप्लाई बाय H1। okay, and then P4 K again triangle to half gamma saturated H2 into H2। okay, P4 ये वाला है बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाई K। P1 बेस इंटू हाइट क्योंकि रेक्टेंगल है मल्टीप्लाइड बाई K। P2 हाफ बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाई K। P3 हाफ बेस इंटू हाइट, ओके, मल्टीप्लाई बाई K A। टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, है ना। Y1 क्या होगा, मतलब कहां पर लाई करेगा, दिख रहा है, चलो। सो Y1 P1 सॉरी दिस रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहां पर लाई करता है, हाफ पर। टोटल हाइट है H1, सो Y1 विल बी H1 by 2। देन Y2 क्या होगा, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है। देखो हमें सारी वैल्यू लेनी बेस से, ठीक है। कहां पर लाई करेगा, H/3 यानी H1/3। देन Y3 अगेन बेस से कहां पर, H/3 पर, तो Y3 इज अगेन H1/3। देन Y4 इज व्हाट, अगेन ट्रायंगल, कहां पर लाई करेगा, बेस से H/3, बट बेस पूरे स्ट्रक्चर का ये है, यानी यहां से सेंट्रॉइड देखना है। यहां से क्या होगा, ये वाला पार्ट कितना है H2/3, बट यहां से देखना है तो क्या हो जाएगा H1 प्लस H2/3, जो हो गया आपका Y4। सो
total centroid is P1y1 plus P2y2 plus P3y3 plus P4y4 upon P1 plus P2 plus P3 plus P4. Okay, so that would be your सेंट्रॉइडल पॉइंट जहां पर टोटल ये सिग्मा पी लाई करेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर है। सो अब इसका एक जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ओके, सो द क्वेश्चन इज सेइंग देयर इज अ रिटेनिंग वॉल of 4 meter high with vertical back, जैसा back है हमारा, with vertical back and the backfill is horizontal with the top of the wall. The water table is 1 meter below the top of the wall. मतलब H2 दिया है आपका 1 meter. The water table is 1 meter below the top of the wall. Top of the wall is this 1 meter below the top of the wall. Then H2 is 1 meter. Total height कितनी दी है 4 meter. So that is 3 meter. H2 is 1 meter and H1 is 3 meter. Calculate the pressure on the wall per meter length. Given the density of the soil is 15 kilonewton per meter cube. जब डेंसिटी से दी हो मतलब नॉर्मल सॉइल की डेंसिटी है, that is gamma given 15 kilonewton per meter cube. The saturated density given is 18 kilonewton per meter cube. And the angle of internal friction, the angle of repose is given 30 degree. ओके, चलो ठीक है, सारे प्रेशर निकाल लेते हैं, वैल्यूज हमें मिल गई हैं। सबसे पहले P1 देखो KA 1/3 आएगा। फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, 5 is 30 डिग्री अगेन, तो 1/3 वैल्यू आएगी। देन P1 क्या आया था, बेस इंटू हाइट, गामा सेचुरेटेड इंटू H2, गामा सेचुरेटेड इज गिवन 18 into H2 3 multiplied by height again H2 that is 3, sorry gamma saturated into H2 है, H2 is 1, so 1/3 into gamma saturated into H2, H2 is 1 multiplied by this height that is H1 that is 3. Okay, so that is gone, that is 18 kilometer. Then P2 KA means 1/3 multiplied by half base into height, है ना। बेस कितना है गामा डैश, सबमर्ज सॉइल है नीचे, तो गामा डैश इंटू H1। और गामा डैश कैसे निकलेगा, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू कितना होता है 10, तो गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इज 18 माइनस 10 दैट इज 8, तो गामा डैश इज 8 multiplied by H1 3 and again H1 that is 3, half base gamma dash H1 into height that is H1. तो सॉल्व कर देते हैं इसे, 3 3 2 4 that is 12 kilonewton. Then P3 half base यानी gamma W into H1 into height again H1, KA again 1/3, base is gamma W is 10 into H1 is 3 into H1 is 3. ओके, सो ओके सॉरी बच्चों मेरे से एक गलती हो गई, वाटर के लिए जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो सॉइल वाला एंगल ऑफ रिपोज नहीं होता है। देखो वाटर के लिए एंगल ऑफ रिपोज होता है 0 डिग्री, है ना। शायद मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी गलत कर दिया है, के की वैल्यू 1/3 ले ली है, बट इन द केस ऑफ वाटर वाले डायग्राम में देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जिस एंगल में आपका सॉइल गिरना स्टार्ट हो जाए, वाटर किस एंगल में गिरना स्टार्ट हो जाएगा, आप वाटर डालो, आपके सरफेस के अनइवननेस की वजह से भले वाटर यहाँ पर रुक जाए वरना वो गिरेगा, अगर आप प्लेन सरफेस में डालोगे तब भी वो गिरेगा, यानी एंगल ऑफ रिपोज उसका कितना होता है 0 डिग्री, एंड 1 माइनस साइन 0 अपॉन 1 प्लस साइन 0 इज 1, तो के ए की वैल्यू होती है 1। एंड वेरी सॉरी लास्ट क्वेश्चन में भी शायद मैंने गलती कर दी है, प्लीज करेक्ट कर लीजिए। जो वाटर के लिए एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू होती है 0 डिग्री होती है, एंड वाटर के लिए जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है दैट इज
1. The constant of active earth pressure Ka for the water is 1 because K is 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi and phi is 0 for the water. So 1 minus sin 0 upon 1 plus sin 0 and that is 1. I'm very sorry, ये गलत हो गया शायद लास्ट क्वेश्चन में भी. Okay, so P3 is Ka, that is 1 multiplied by gamma W into H1 multiplied by H1. So that is okay, half base into height होता है, तो ये हाफ का मल्टीप्लाई भी हो गया, दैट इज 5, दैट इज 9545 किलो न्यूटन. फिर से देख लीजिए क्या होता है इस केस के लिए. Ka 1, बट ये कैसा है, ट्रायंगुलर है, तो हाफ बेस इज गामा W into n, गामा W is 10 and H1 is 3 multiplied by height again 345. Now P4 is what, Ka that is 1 by 3 because ये soil है multiplied by half base is gamma saturated into H2, gamma saturated is what, 18, H2 is 1 multiplied by H2 again 1, so 3 6 2 3 and that is 3 kilonewton. So total क्या हो जाएगा, 18 plus 12 that is 30, 33 and 33 45 78. So जो टोटल प्रेशर आ गया वो आपका आ जाएगा 78 किलो न्यूटन. That is P is equal to 78 किलो न्यूटन. देखो आप गामा W 9.81 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैंने तो कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए 10 ले लिया, आप 9.81 लेकर भी कर सकते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं Y1 की, मतलब कहां पर लाई करेगा. तो Y1 हाफ पर लाई कर रहा था, रेक्टेंगल हाफ पर लाई करता है, सो कितना हो जाएगा, H1 by 3 that is H1 by 2 that is 3 by 2 that is 1.5 meter. Then Y2 1 by 3 पर लाई करेगा, ट्रायंगुलर है ना, बेस से, that is 3 by 3 that is 1 meter. Then again Y3 again ट्रायंगल है, बेस से H by 3 पर लाई करेगा, that is again 3 by 3 that is 1 meter. Then Y4 बेस से देखना है, यहां से तो आपका 1 by 3 पर करेगा या इस बेस से, क्योंकि बेस से कितने पर लाई करता है, H by 3 पर, 1 by 3 पर करेगा, बट आपको देखना है यहां से, तो दैट इज 3 प्लस 1 by 3 दैट इज 3.33 मीटर, है ना. अब y बार आप निकाल देंगे, आपके पास फॉर्मूला है P1 y1 प्लस P2 y2 P3 y3 प्लस P4 y4 डिवाइडेड बाय P2 प्लस P3 प्लस P4. ओके, P1 की वैल्यू है, Y1 की वैल्यू है, सारी वैल्यूज हैं, आप पुट कर दीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा, ये मैं नहीं कर रहा. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर द रिटेनिंग वॉल. आई गेस सिंपल सा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा. अगर कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तब तक प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सबका ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सबकी मदद करिए. थैंक यू एवरीवन. We'll see you in next lecture.